मनफरह ने ये सब कुछ जानबूझकर किया था। महरीन की काल के बाद वो एक और फर्द को टूटता बखरता नहीं देखना चाहती थी। वो जानती थी कि अगर शरीम का राया महरों के साथ ऐसा ही रहा तो उन दोनों के लिए आगे चलकर उस रिश्ते को कायम रखना मुश्किल हो जाएगा, और अगर उन दोनों ने इसे कायम रखा भी तो हो सकता है दोनों ही उस रिश्ते को ज़बरदस्ती या नाखुशी से कायम रखें, और ऐसा वो हर्गिज़ नहीं चाहती थी। इसीलिए जब महरीन की काल इसके पास आई तो इसे महरीन के लहजे और बातों से अंदाज़ा हवा कि वो शरीम के उस राया से बहुत दिखी है, इसीलिए उसने शरीम के साथ इरादतन सख्त अल्फाज में बात की। वो जानती थी कि शरीम को महरीन की तरफ उस वक्त तक राग़िब नहीं कर सकती जब तक वो अपनी तरफ से शरीम का दिल बुरा नहीं करेगी। यही वजह थी कि उसने शरीम के दिल को अपनी तरफ से मेला करने के लिए उसने इसे वो सब कुछ कह दिया जिसका इसे खुद भी अंदाज़ा न था, लेकिन वो अपने उस प्लान में पूरी तरह कामयाब रही थी। शरीम ने अपना रुख ज़बरदस्ती या फिर महज मनफरह को दिखाने के लिए महरीन की तरफ मोड़ लिया था, और शायद यही ठीक था तेनों के लिए, क्योंकि अगर मनफरह ऐसा न करती तो शरीम कभी भी महरीन को दिल में जगह न दे पाता, ना वो महरीन को खुश रख पाता, न खुद खुश रहता और न मनफरह खुश रह पाती। ये सोच के कि शायद उसका ये सब करना ठीक नहीं था, लेकिन मनफरह के सख्त राया ने जहां खुद मनफरह और शरीम को तकलीफ दी थी वहीं आने वाली खुशियों के लिए दरवाज़ा भी खोल दिया था। कोमा 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 महरीन और मनफरह के इम्तिहान शुरू हो गए थे। दोनों ही अपने अपने घरों में बैठी एक सोई के साथ सिर्फ पढ़ाई में मसरूफ थीं। दोनों की आपस में भी सिर्फ पढ़ाई से मुताल्लिक बात होती, इसके अलावा और कुछ नहीं। महरीन की शरीम से उस दिन के बाद से सिर्फ एक बार बात हुई थी, लेकिन वो भी सिर्फ हालचाल। लेकिन अब महरीन खुश थी, मुतमईन थी, क्योंकि इसे शरीम का राया कदरे बेहतर लग रहा था और महरीन को खुश देखकर मनफरह खुश थी। इम्तिहान में मसरूफियत के बाउस ऐसा था या फिर महरीन शरीम के बारे में अब बातचीत कम करने लगी थी। फिलहाल जो भी था उन दिनों मनफरह को शरीम बिल्कुल याद नहीं आ रहा था। दिल में मौजूद किस्क भी अब नहीं थी, और फिर उसने आने वाले दिनों के बारे में भी एक नई प्लानिंग कर ली थी जिसके बाउस वो खुद को मुतमईन महसूस कर रही थी। जहाँ तक शरीम का ताल्लुक है तो वो अब भी वैसा ही था, मुनफी सोचों के गिर्द घरा हवा। वो महरीन को सोचने लगा था, इसे याद करके अक्सर मुस्करा जाता, आने वाले दिनों को अच्छा और बेहतरीन गुजारने के लिए प्लानिंग भी कर रहा था। अपनी और महरीन की खुशियों के लिए बहुत से इरादे और कोशिशें भी शुरू कर दी थीं, लेकिन ये सब करते हुए हर बार इसकी सोच एक जगह जाकर थमती थी कि वो ये सब मनफरह को दिखाने, इसे जलाने, इसे और इसे ये बताने के लिए कर रहा था कि देख लो तुम खुद तन्हा रह गई, हमें एक करते करते तुम खुद तन्हाइयों में घर गई, हमें एक दूसरे का साथ नसीब करके तुम्हारे इर्द गिर्द खामोशी रह गई, हमें एक दूसरे की बातें और कहकहे नवाजिक्र। बाज़ औक़ात जब इसका दिल नरम पड़ता तो दिल से आवाज़ उठती कि वो ये सब इसे जलाने के लिए क्यों कर रहा है। वो तो इसकी मोहब्बत थी, क्या वो अपनी मोहब्बत का जलाना और तड़पाना चाहता है। लेकिन फिर दिल पर दिमाग हावी हो जाता और दिमाग से आवाज़ उठती, उसने भी तो यही किया है ना, मुझे छोड़ा है, मुझे किसी और का होने को कहा है, अब मैं भी इसे अजीत दूंगा। दिमाग जीत जाता और दिल हार जाता। कोमा 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 कोमा। शादी की तारीख इम्तिहान के ठीक 10 दिन बाद रखी गई थी। ये 10 दिन भी सिर्फ महरीन के लिए थे, वरना बाकी दोनों घरानों के अफराद तो शादी की तैयारियां अभी से शुरू कर चुके थे। शुम्सा बेगम ने शहरीन को भी बुला लिया था, क्योंकि वो अकेले सारी तैयारियां नहीं कर सकती थी, किसी का साथ ज़रूरी था। बाकी इस्लामाबाद से आने वाले सभी मेहमान शादी से 5 दिन पहले आने वाले हैं। सालिहा बेगम ने भी तैयारियों का आगाज़ कर दिया था। वो दोनों बहुओं की हर चीज़ एक जैसी ला रही थीं, क्योंकि वो दोनों में से किसी एक का भी दिल नहीं तोड़ना चाहती थी। दोनों उन्हें अपने बेटों की तरह अज़ीज़ थीं। शरीम अभी फ़िलहाल उन सब से खुद को दूर ही रख रहा था, क्योंकि इसके दिल व दिमाग के अंदर एक झगड़ा चल रहा था। दिल कहता था एक बार मनफरह के पास चले जाए, इसे मना ले, उससे बात करके देख ले, शायद कोई रास्ता नकुल आए। लेकिन फिर दिमाग दिल को नीचे बैठा देता और खुद खड़ा होकर कहता, बल्कल नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है अब बार बार इसके सामने जाकर अपनी मोहब्बत की भीख मांगने की। तुम्हारी मोहब्बत शायद एक तरफा थी, अगर इसे भी तुमसे मोहब्बत होती तो ज़रा तो तमही छोड़ते हुए तड़पती, तमही याद करती, तमही आवाज़ देती। लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि या तो इसे तुमसे मोहब्बत थी ही नहीं, या शायद तुम्हारी मोहब्बत की तरह शदीद नहीं थी जो दोस्ती पर हावी होती। इसी झगड़े के दौरान दिन गुजरते रहे और शादी में सिर्फ 10 दिन बाकी रह गए।
कोमा 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 कोमा। आज उन दोनों को आखिरी पेपर था। महरीन ने काज से बाहर निकलते ही मनफरह को कह दिया था कि वो कल इसे लेने आ जाएगी, ताकि वो दोनों माल जाकर मनफरह के लिए शादी के ड्रेस के सकें। महरीन ने इसे बहुत मनती करके उस बात पर राजी किया था, बारात और वलीमा के जोड़ा इसकी तरफ से होगा, इसकी पसंद का, इसकी अपनी पॉकेट मनी का। मनफरह ने इसे बहुत मना किया था, लेकिन आखिरकार वो मान गई थी। अब ये तो वो खुद जानती थी, या फिर इसका रब कि वो वाकई मान गई थी, या फिर इसके दिल में कुछ और ही चल रहा था। मनफरह ने घर पहुंचते ही दादी को सलाम किया और उनके पास ही बैठ गया। कुछ कहना है बेटा? है तो कहो, झट क्यों रही हो? दादी ने इसे आते ही अपने पास बैठा देखकर कहा, वरना कॉलेज से वापसी पर इसका मामूल था कि वो नहाती, खाना खिलाती, कुछ देर आराम करती, फिर दादी के पास बैठती। लेकिन आज जब वो काफ़ी देर दादी के पास ही बैठी रही हती कि चेंज भी नहीं किया, तो दादी को तशवीश हुई। इसीलिए उन्होंने उससे सवाल किया, जी दादी, एक बात कहनी है, लेकिन आप मुझसे वद्दा करें, आप मेरी बात मानेगी? मनफरह ने इनके करीब होते हुए कहा, हम अगर बात मानने वाली हो तो ज़रूर मानूंगी। दादी ने इसे यकीन दिलाते हुए कहा, वो हम आज ही लाहौर के लिए निकल जाते हैं। वैसे भी हम कब तक यहाँ अकेले रहेंगे दादी, चाचों के पास ही चलते हैं। इनका भी अभी कुछ नहीं मालूम कब तक वो यहाँ आएंगे। तो अब तो मेरे पेपर्स भी ख़त्म हो गए हैं, क्यों ना हम चाचों को पास ही चल कर रहें। मनफरह ने अटक अटक कर अपनी बात मुकम्मल की। इसे मालूम था दादी अपना ये घर कभी छोड़कर नहीं जाना चाहेगी। उन्हें ये घर बहुत अजीज है, क्योंकि यहाँ इनके शोहर और इनके बेटे बहू की यादें हैं। लेकिन फिर भी उसने दादी से कहा, क्योंकि ऐसा करना अब नहायत ज़रूरी हो गया था। बेटा, अब तुम भाग क्यों रही हो? अब जो कुर्बानी दी है तो ये सब देखने का हौसला तो रखना पड़ेगा। शादी देखनी भी होगी, जाना भी होगा, और इसके बाद भी महरीन से मिलना होगा। भागने से क्या होगा? क्या इसे भूल जाओगी? दादी ने आंखें सकीड़ कर बगौरा आकस जायजा लेते हुए कहा कि आखिर वो जाना क्यों चाहती है? क्या भाग रही है या कोई और वजह है? दादी, मैं भाग नहीं रही, मैं फरार नहीं हो रही। आप बिल्कुल अक्लमंद नहीं है। मेरी तरफ से हटकर जरा अपना ध्यान महरीन और शरीम की तरफ भी लेकर जाएं। प्लीज। हर्ज नहीं है कि मैं शादी में इसलिए नहीं जाना चाहती कि मुझे उन दोनों को साथ देखकर तकलीफ होगी। नहीं दादी, मुझे बिल्कुल तकलीफ नहीं होगी, बल्कि मैं तो शरीम की वजह से नहीं जा रही। वो महरीन मौजूदगी में महरीन के साथ कंफर्टेबल नहीं होगा, और फिर महरीन ने अगर आसिया कुछ भी नोट कर लिया तो आप खुद सोचिए, शादी की शुरुआत ही खराब हो जाएगी। इसीलिए प्लीज दादी, हमें यहाँ से आज ही चलना चाहिए, न हम यहाँ होंगे ना शादी में जा सकेंगे। दादी, मैं मजीद उन दोनों के दरमियान नहीं आना चाहती। मैं चाहती हूँ अब मैं उस ट्रायंगल से दूर निकल जाऊं, ताकि वो दोनों बस एक दूसरे के साथ रह सकें, एक दूसरे का सोचें, एक दूसरे को वक्त दे सकें, और मैं अब इनकी जिंदगी में कहीं न रही हूँ। और ऐसा तब ही होगा मेरी प्यारी दादी, जब हम यहाँ से कूच कर जाएं। मनफरह ने दादी से ज्यादा खुद अपने दिल को समझाया था, लेकिन आखिर में जिक्र इसने बात को मजाक का रुख दिया, ताकि दादी इसकी तरफ से बिल्कुल मुतमईन हो जाए। ठीक है, सामान बांधो, आज तो नहीं चल सकते, क्योंकि लाहौर यहाँ हमारे घर के बराबर में नहीं रखा है। आज सब तैयारी करो, फिर आमिर को फ़ोन करो, वो आ जाए और आकर हमें ले जाए, क्योंकि बेटा मैं और तुम अकेले तो नहीं जा सकते ना। दादी ने भी खुद को नॉर्मल रखा था, जाने की बात करते वो ज़रा भी उदास नहीं हुई थी, क्योंकि इनके लिए इनके सब बच्चों की खुशियाँ अपने उस घर, इसकी यादों से बढ़कर अजीज थीं। याहो दादी, शक्र है अपमान गई, मुझे तो लगा था आपको मनाने में ही पूरा दिन लग जाएगा। अब एक और बात, सनी चाचू को तो मैं कल ही फ़ोन करके बुला चुकी हूँ, वो रात तक यहाँ पहुँच जाएंगे और हम कल ही निकल जाएंगे। बाकी रही बात सामान तैयार करने की, तो वो मैं अभी से लग जाती हूँ काम पर। वो वाकई खुश और पुरसकून हो गई थी कि चलो कम अज़ कम यहाँ से तो दूर जाएगी। बाकी फिर खुद को समेटना, खुद को संभालना, दो अजीज लोगों को भूलना, इनकी यादों से पीछा छड़ाना, ये सब वो वहाँ जाकर फिर करेगी। मनफरह ने ये सारी प्लानिंग इम्तहान के शुरू होते ही कर डाली थी। गोका ये सब इसके लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि वो सिर्फ शरीम अपनी मोहब्बत से ही दूर नहीं जा रही थी, बल्कि अपनी बहन, अपनी सहेली से भी खुद को दूर कर रही थी। शरीम की याद तो शायद इसे रात को आंखें बंद करने पर ही आती, लेकिन महर इसे तो वो दिन और रात के हर पल, हर हिस्से में याद करेगी। इसके साथ गुजारे जिंदगी के 12-13 साल वो कैसे भूलेगी। हंसना, रोना, खलखलाना, खाना पीना, एक एक चीज़, एक एक बात पर वो इसे याद आएगी। बारिश के बरसने पर महर के साथ भीगना, तेज मिर्चों वाली चाट खाना, और फिर भी कहना बिया और चटपटा करें।
गोल गिप्पन की रेस लगाना कि इतने मिनट में कौन ज्यादा खा सकता है। हर पार्टी में एक जैसे कपड़े, एक जैसी ज्वेलरी पहनकर बिल्कुल एक जैसा लगना। नॉन स्टॉप नॉवेल्स की बातें करना। दोनों को आपस में लड़ना कि मैं निम्रा की ज्यादा बड़ी फैन हूँ। नॉवेल्स की हीरोइन में खुद को तलाश करना। और जहान, सालार, फार्स, उमर जहांगीर, आलियान, आबाद, वजीदान और रिंस जैसे मोहब्बत करने वाले हीरो के मिलने की दुआएं करना कि या अल्लाह हमें भी ऐसा ही लाइफ पार्टनर देना जो इनकी तरह हमसे मोहब्बत करे, जो जहान की तरह हो, अपनी हिया की हिफाजत के लिए हर किरदार में ढल जाए, जो सालार की तरह हो, मैं अगर रूठ जाऊं तो मुझे खुद ही मना ले, मेरे मनाने का इंतजार न करे, जो मेरे लिए फार्स की तरह हो, मवत तक का साथ निभाए, मुझे यकीन दिलाए कि मवत के सिवा हमें कुछ भी कोई भी जिदा नहीं कर सकता, जो मेरे लिए आलियान हो, हंसता मुस्कराता खुद भी रहे और मुझे भी रखे, जो मेरे लिए आबाद वजीर बन जाए, मोहब्बत की इंतहा कर देने वाला, जो मेरे लिए नाजली का हाशम बन जाए, मेरी इज्जत के लिए कुछ भी कर जाए। वो दोनों ही ऐसा हमसफर, ऐसा शरीकियत चाहती थीं। हम उन्हें मिल भी जाता अगर तकदीर साथ देती। वो दोनों चूंकि सिर्फ नॉवेल्स ही नहीं पढ़ती थीं, कुतुब बैनी इनका जुनून था। मनफरह को सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने का शौक दादी से मिला था और यही शौक उसने महरीन में भी डाल दिया था। महरीन और शरीम की ढेर सारी यादों को लेकर मनफरह लाहौर के लिए रवाना हो चुकी थी। महरीन की कॉल आई थी इसके पास कि आज माल चलना है शॉपिंग के लिए, तो उसने इसे ये कहकर टाल दिया कि कल चलेंगे, आज चाचो आ रहे हैं। हम आमिर साहब इसी दिन आए थे, लेकिन अगले दिन वो 3 लोगों का काफिला सुबह सादिक के निकलते ही कराची से कूच कर गया था। वक्त रिवांगी दादी और मनफरह दोनों के लिए बहुत मुश्किल था। वो बार बार पलट कर घर को देखती और सारे रिश्ते भी टैक्सी की खिड़की से बाहर उन रास्तों को देखती रही जिन पर वो कितनी ही बार महरीन के साथ गुजरी थी। टैक्सी जब कॉलेज के गेट से गुजरी तब इसे वो दिन भी याद आया जब वो तन्हा उस सड़क पर रो रही थी और फिर शरीम इसे लेने आया था। इसे याद आया वो पहला दिन था जब शरीम इसे अपना अपना लगा था। इसे उस दिन की गुजरी हर बात याद आई और इन्हीं यादों ने इसकी आंखों को भिगो दिया था। उसने अभी अपना सेल ऑफ किया हुआ था ताकि अभी आने वाली महरीन की किसी कॉल को अटेंड न कर सके। हम इसका इरादा ये था कि ट्रेन में बैठते ही सेल फोन ऑन कर लेगी और महरीन के पूछने पर कहेगी कि चाचू ज़बरदस्ती लेकर गए हैं कि अब मजीद आप दोनों यहाँ अकेली नहीं रहेंगे, इम्तहान ख़त्म हो चुके हैं, अब मेरे साथ चलो। इसे मालूम था इसकी उस बात से महरीन पर क्या गुजरी, वो जल्दी उसकी उस बहाने को कबूल नहीं करेगी। अगर मान भी लेगी तो बहुत नाराज़ हो गई, गुस्सा होगी कि मैं ऐसे अचानक से बना बताए, इसे बना मिले कैसे नकुल आए, और फिर सबसे ज्यादा दुख इसे उस बात का होगा कि मैं उसकी शादी में शिरकत भी नहीं करूंगी। उसने सोचा था कि अगर महरीन उससे शादी में शिरकत की बात करेगी तो इसे ये कहकर रिलैक्स कर देगी कि वो बारात और वलीमे में शिरकत के लिए चाचों के साथ जरूर आएगी। वो जानती थी कि ये वो झूठ कह रही है, उसका वापस आने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन अब उससे ऐसे ही मनगढ़ंत बहानों का सहारा लेना था क्योंकि अगर उस सच बता देती तो शायद महरीन उस पर सवालों की बौछार कर देती कि आखिर ऐसी क्या वजह हो जो वो उस तरह से चली गई, और मनफरह इसके किसी भी सवाल का इत्मीनान बख्श जवाब न दे पाती, जिससे महरीन शक में पड़ जाती कि आखिर इसकी सहेली उसकी शादी से कुछ दिन पहले उस तरह क्यों लाहौर चली गई है। इसीलिए वो ऐसे झूठों का सहारा ले रही थी, और ऐसा वो सिर्फ उस लिए कर रही थी क्योंकि वो मियां बीवी के जोड़े में किसी भी किस्म का शक पैदा नहीं करना चाहती थी, क्योंकि अगर इनकी जिंदगी में शक नकुल आता तो यकीन था कि वो दोनों फिर कभी भी एक दूसरे पर यकीन नहीं करेंगे। मियां बीवी का जोड़ा तो होता भी इतना नाजुक है कि अगर उसमें एक बार शक पैदा हो जाए तो फिर उस रिश्ते में पहले वाला एतमाद, एतबार और मोहब्बत बाकी नहीं रहता। वो खुद को अब जब उस ट्राई एंगल से निकाल ही चुकी थी तो चाहती थी कि अब ना सिर्फ उन दोनों के इर्द गिर्द से दूर नकुल जाए बल्कि उनके जहनों और दिलों से भी दूर चली जाए, इतनी दूर कि फिर उन दोनों की उस तक रिसाई न रहे। इसे मालूम था कि शरीम का काम ऐसा है कि वो दोनों उससे मिलने शायद ही साल में एक बार आ सकें। ये अलग बात थी कि उस बात ने इसे अंदर से कितनी तकलीफ दी थी कि अब वो ना जाने उन दोनों से कब मिल सकेगी। ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार के साथ अपनी मखसूस आवाज में आगे बढ़ रही थी। वो दादी और चाचों से अलग थलग बैठी अपनी ही सोचों में गुम थी जब इसकी मुहब्बत को मोबाइल की आवाज ने तोड़ा। स्क्रीन पर महरो कॉलिंग चमक रहा था। डरते डरते कॉल रेसियो की। अस्सलाम अलैकुम, हम महरो कैसी हो? मुंफी में दरवाजे पर खड़ी हूँ। तुमने कहा था कल चाचो आए हैं तो आज तो चलना था ना, माल तुम कहाँ हो, जल्दी बताओ। हम सब कार में हैं, मैं मामा अपिया तमही भी पक कर लेंगे। महरीन ने एक ही सांस में पूछा भी और कि भी दिया। वो महरो
मैं तो जा रही हूँ, मनफरह ने एक नज़र दादी की तरफ डालते हुए कहा जो अब इसे ही देख रही थी। कहाँ कहाँ जा रही हो? जहाँ भी जा रही हो, कल चले जाना, आज तो हमने शॉपिंग के लिए ही जाना है लाजमी। महरीन ने इसकी बात काटते हुए कहा। महरो बात तो सुनो, मैं लाहौर जा रही हूँ, वो चाचो आए थे लेने दादी और मुझे लेकर जा रहे हैं। मैं ट्रेन में हूँ, मनफरह ने होंठ काटते हुए जवाब दिया। महरीन जो अभी उससे शौर की बाबत पूछने ही लगी थी कि ये इतना शौर कहाँ से आ रहा है, इसकी बात सुनकर कुछ देर के लिए बलकल सकते में आ गई। क्या मतलब? तुम ऐसे मुझसे मिले बगैर, मुझे इन्फॉर्म किए बगैर लाहौर जा रही हो? और फिर शादी? मनफरह मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्यों जा रही हो, कम अज कम मुझसे मिल तो लेते एक बार। महरीन को कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसे गुस्सा आने लगा था कि मनफरह ने इसे बताया तक नहीं। वो चाचो कल आए, इन्होंने कहा आप लोगों को लेने आया हूँ। बस फिर मैंने तुम्हें खुद नहीं बताया कि तुम हर्ट होगी। अच्छा नाराज न हो, मैं बारात वाले दिन आने की कोशिश करूंगी। वो जान गई थी कि महरीन बुरी तरह नाराज हो चुकी है। ओके ओके, मैं समझ गई, बहुत बड़ी कोई मजबूरी हो गई होगी जो न एक मैसेज क्या ना मिल सकी। बल्कि ऐसा करो तुम शादी में भी मत आना, मैं लगती कौन हूँ तुम्हारी। अल्लाह हाफज। महरीन ने रोते हुए फोन बंद कर दिया। मनफरह ने मोबाइल को अफसरदगी से देखा और फिर बात बार कॉल करती रही, लेकिन महरीन ने कॉल रिसीव न की। मनफरह ने वजाहत के लिए कोई मैसेज नहीं किया था क्योंकि इसे मालूम था कि अभी वो गुस्से में है, ना बात करेगी, न सुनेगी, न समझेगी। रात को दोबारा इसे कॉल करके बात कर लूंगी। अब वो खाली खाली नज़रों से मोबाइल को देख रही थी, जब अचानक इसकी अंगुलियों ने हरकत शुरू की और टच मोबाइल पर जकोटा, जिनके मैसेज ओपन किए। एक के बाद एक मैसेज पढ़ती रही और हर मैसेज के साथ आंखों में पानी पड़ता रहा। वो कई बार सोचती उन्हें डिलीट कर दे, फिर इसका दिल इसे रोक देता कि कुछ तो हो तुम्हारे पास, इसकी निशानी के तौर पर। मैसेज से इसे याद आया वो गिफ्ट बॉक्स अपने साथ लेकर तो आई है, लेकिन अभी तक उसने इसे खोलकर नहीं देखा था, सो खुद से इरादा किया कि लाहौर पहुंचकर जरूर इसे खोल लेगी, ताकि वहाँ एक चीज तो हो जिसे वो शरीम की जगह अपने पास रख सके। कोमा 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 कोमा। काल काटते ही महरीन के रोने में भरपूर इजाफा हो गया था। शहरीन ये वजह पूछी तो इसने बताया कि मनफरह को इसके चाचो ले गए हैं, पता नहीं अब वो शादी में भी इसकेगी या नहीं। शहरीन और शुमसा बेगम ने ये कहकर इसे चुप करवाया कि घर पहुंचकर हम सब बात करेंगे कि इसे बारात तक लाजमी के आई। वो इनकी उस तस्लीह को सुनकर खामोश तो होगी थी, लेकिन जहन में अजीब से अंदेशे शुरू हो चुके थे कि मनफरह उस तरह क्यों चली गई। वो अपने आप को बार बार तावेली दे रही थी कि यकीना चाचो ने ही ज़बरदस्ती की होगी, वरना वो कल तक तो उससे माल जाने की बातें कर रही थी। उन्हीं सोचों में थी जब शरीम की इसे कॉल आई। शुएब का नंबर देखकर वो सारी फिक्रें भूल गई और मुस्करा कर इसकी कॉल अटेंड की। अस्सलाम अलैकुम। वल्लैकुम अस्सलाम। कैसी हैं महरीन आप? जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप बताएं आप कैसे हैं? महरीन ने गोद में रखे पर्स की चींसे को अंगली में घुमाते हुए कहा। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप उस वक्त कहाँ हैं? मैं मामा और अपिया के साथ माल जा रही हूँ। सैंडल्स रह गई थी, बस वही लेनी है। ओके। वो एक चोएली मामा पूछ रही थी कि मैं आपसे पूछूं कि आज आप मामा और भाभी के साथ माल जा सकती हैं। वो दरअसल मामा ज्वेलरी आप दोनों की पसंद से लेना चाहती हैं। शरीम ने कहा। ओह, अगर आंटी को आज ही चलना है तो मैं वापस आ जाती हूँ। महरीन ने शहरीन और अपनी मामा को देखते हुए कहा। वो इसकी गुफ्तगू समझ रही थी। नहीं नहीं आप जाइए, मामा के साथ कल चली जाएगा, अभी तो वैसे भी पूरे 6 दिन बाकी हैं। जी चली ठीक है, जैसा आपका मुनासिब लगे। अच्छा जी, और कैसी जा रही हैं आपकी शादी की तैयारियां? सिर्फ मेरी, आपकी भी शादी है? बल्कि शादी तो मेरी भी है, लेकिन वो क्या है ना मिस कि मुझे आपकी तरह घरेलू तैयारी नहीं करनी, फिर चंद सोट शोज और बस। आपको तो बहुत कुछ लेना है ना, इसीलिए पूछा। जी बस चल ही रही हैं। सब कुछ तो मामा और अपिया ने ही किया है, मैं बस सैंडल्स के लिए जा रही हूँ क्योंकि फिर साइज का मसला ना हो ना, इसीलिए। हम ठीक, और बताएं, खुश हैं अब? शरीम ने उस दिन का इसका उतरा चेहरा याद करके पूछा। जी मैं खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, बस अभी एक खबर ने मुझे बहुत उदास कर दिया है, बल्कि अच्छा फील नहीं हो रहा अब। महरीन को इसे अपने दिल की बात शेयर करना अच्छा लग रहा था। खैर है, सब ऐसा क्या हवा? वो जो अभी तक बेड पर आराम से बैठा इसे बातें कर रहा था, पूरी तवज्जो और खुशी के साथ। इसकी उस बात से इसका जहन भग से किसी और जानिब गया था। बोमी ने एक बार आपसे अपनी दोस्त का जिक्र किया था ना?
मनफरह, हाँ, तब आप ठीक है ना? कुछ हो गया क्या आपकी दोस्त को? इतने दिनों से खुद को संभाल रहा था, अब एकदम से दिल भारी होने लगा था कि पता नहीं इसे कुछ हो तो नहीं गया। नहीं नहीं, इसे कुछ नहीं हुआ, अल्लाह न करे मेरी दोस्त को कभी 1 इंच भी आए। वो मेरे दिल के बहुत करीब है। असल में हुआ ये कि आज हम सब ने इसके साथ ही शॉपिंग पर जाना था। मैं घर से इसे पक करने आई तो घर लाकिट है। कॉल करके पता किया तो पता चला कि इसके चाचू इसे लाहौर के गए हैं। अब पता नहीं वो शादी में भी आ पाएगी या नहीं। बस इसीलिए अब अच्छा नहीं लग रहा कुछ भी, महरीन ने दिखी लहजे में कहा। लेकिन दूसरी तरफ तो शायद सुनने वाला बलकल सुन ही हुचका था। कुछ देर खामोशी के बाद गुया हवा, ओह ये तो बहुत बुरा हवा। चली अब तो वो चली गई। आप इसे याद कीजिए, मैं जरा देखता हूँ, मुझे मामा आवाज दे रही हैं। ओके, अपना ख्याल रखिएगा, ज्यादा उदास न हूँ। खुशी से शॉपिंग करें, अल्लाह हाफिज। खसे से कॉल काटी और दूसरा नंबर डायल किया। जिंदगी कॉलिंग। कॉल जा रही थी, मनफरह के मोबाइल की स्क्रीन चमक रही थी। जकोटा जिन कॉलिंग, मगर वो कॉल रेसियो नहीं कर रही थी। वो मुसलसल गसा की हालत में इसे कॉल करता रहा। वो जानती थी जब इसे मालूम होगा वो जरूर इसे कॉल करेगा, और उस बार इसे उससे क्या बात करनी थी वो अपने जहन में सब कुछ सेट भी कर चुकी थी, लेकिन यह दादी और चाचू के सामने नहीं कर सकती थी। अभी वो सोच रही थी कि क्या करे, जब कॉल आना बंद हुई और एक मैसेज आया। अगर अब तुमने कॉल रेसियो न की तो मैं महरीन को जाकर सब बता दूंगा। उसने भी मैसेज ही किया। उसका फायदा कुछ नहीं होगा, अल्टा नुकसान ही होगा कि तुम इसे भी कह दोगे। फिर बात करो मुझे से। भाग कहाँ रही हो? करूंगी शरीम, मुझे खुद भी एक आखिरी बार आपसे बात करनी है, लेकिन अभी यहीं चाचू भी हैं। लाहौर पहुंचकर फिर करती हूँ। मैसेज सेंड। तुम बुज़दिल निकली मनफरह, फरार हो गई। सामना करते शरीम ने कमरे में गसाया टालते हट मैसेज किया। मैं अभी बुज़दिल नहीं हुई शरीम, में तो हमेशा से बुज़दिल ही थी। तुम्हें पहली मुलाकात नहीं याद जब तुमने मुझे डराया था कि अब मुझे छोड़ गए, मैं कितना डर गई थी। मैंने इतने जिपनून को खोया है कि अब मजीद एक को भी खाने से बेहद डर लगता है। हम तुम्हें हर किसी के खो देने से डर लगता है, मगर मुझे कितनी आसानी से तुमने खो दिया। तुम्हें खोया नहीं है ना, इसीलिए तो डर नहीं लगा, अगर खो देती तो जरूर डरती। तुम्हें तो किसी और को गिफ्ट दे दिया, जो मुझसे ज्यादा तुम्हारा हकदार है। फिर जा क्यों रही हो मनफरह? जब पहले इतनी हिम्मत से ये सब कर लिया तो अब भी हिम्मत दिखाती ना। देखती मुझे किसी और का होता, फिर मैं भी देखता कितनी हिम्मत है तुम्हारे अंदर, कितनी बहादुर हो तुम। शरीम ने तंजिया अंदाज में मैसेज किया। शरीम के मैसेज ने वाकई इसे दहला दिया था। वो जो दादी को तसल्ली दे रही थी कि वो भाग नहीं रही, वो जो शरीम से झूठ बोल रही थी कि फरार नहीं हो रही, हकीकत तो यही थी कि उन सब के पीछे इसका खुद का भागना भी सच था। वो बेशक अब से झूठ बोल रही थी, लेकिन शरीम ने इसकी दिखती रग को पकड़ लिया था। शरीम प्लीज, अब हमें मजीद उस बारे में कोई बात नहीं करनी चाहिए। मैं जा रही हूँ, अब कराची वापस नहीं आऊंगी। मुझसे क्या वद्दा आखिरी सांस तक निभाना। महरों को ये बात कभी न पता लगने देना। मुझे यकीन है वो तुम्हारी जिंदगी में आएगी तो मुझे भूल जाओगे, और होना भी यही चाहिए। हमारा मिलना बस इसी तरह लिखा था किस्मत में। किस्मत के आगे तो हम सब ही बेबस है ना शरीम। मैं अब बेहतर हूँ, तुम भी ठीक हो जाओ प्लीज। अपना ख्याल रखना, महरों का भी। खुश रहना दोनों, और मुझसे आइंदा बात न करना, न मैसेज न कॉल। मेरा नंबर डिलीट कर दो, मैं भी कर देती हूँ। खुदा हाफिज। शरीम ने मैसेज पढ़ा, दिखी अंदाज में मुस्कुराया, और लिखा, अल्लाह हाफिज मुनफी। खुश रहूंगा, इसे भी रखूंगा, लेकिन तुम भी वद्दा करो खुश रहोगी। मुझे याद मत करना, और हम जल्द अज जल्द किसी अच्छे से लड़के से शादी कर लेना। तुम्हारी शादी हो जाएगी तो मैं और पर सकून हो जाऊंगा। अपना और दादी का ख्याल रखना। नंबर नटाऊंगा या नहीं उसका वद्दा नहीं करता, लेकिन आज के बाद तुम्हें कभी कॉल या मैसेज नहीं करूंगा। लेकिन हम तुम्हें याद जरूर करूंगा, क्योंकि भूल जाना मेरे बस में नहीं है। टेक कर, खुदा हाफिज।